महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, मंत्री पद से धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस धनंजय मुंडे का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद प्रक्रिया के तहत उन्होंने धनंजय मुंडे का इस्तीफा राज्यपाल को आगे भेज दिया है। ये पूरा मामला सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड से जुड़ा हुआ। इस हत्याकांड में धनंजय मुंडे का करीबी आरोपी है और इसके बाद से ही धनंजय मुंडे पर इस्तीफे को लेकर दबाव था। बीती रात अजीत पवार के साथ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और इस बैठक में धनंजय मुंडे भी मौजूद रहे। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली और इसमें इस्तीफा देने के लिए धनंजय मुंडे को राजी किया गया। आखिरकार धनंजय मुंडे ने आज इस्तीफा दे दिया है। धनंजय मुंडे का जो इस्तीफा है उन्होंने अपने पीए के हाथ मुख्यमंत्री आवास पर भेजा था। धनंजय मुंडे के पीए प्रशांत जोशी ने धनंजय मुंडे का इस्तीफा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा स्वीकार कर आगे राज्यपाल को भेज दिया है। तो धनंजय मुंडे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये इस्तीफा देने में देरी हुई। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार की घेराबंदी करता हुआ कि ये कैसी संवेदनहीन सरकार है, बार-बार निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है और सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। फिलहाल अब जब ये इस्तीफा हो गया है तो इसको लेकर जानकारी खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साझा की गई है। सुनिए। आज महाराष्ट्र के मंत्री श्री धनंजय मुंडे इन्होंने अपने पद का इस्तीफा मुझे सौंपा। मैंने ये इस्तीफा स्वीकृत किया है और अगली कार्रवाई के लिए मैंने ये इस्तीफा राज्यपाल जी के पास भेज दिया है। तो धनंजय मुंडे का इस्तीफा हो गया है राज्यपाल के पास। धनंजय मुंडे का इस्तीफा मुख्यमंत्री ने स्वीकार करने के बाद भेज दिया है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में अब आगे क्या, और यह सवाल बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं धनंजय मुंडे का इस्तीफा काफी नहीं है, सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। ये मांग आदित्य ठाकरे की तरफ से की जा रही है। बीजेपी के नेता इस्तीफा मांग रहे थे लेकिन सरकार ने सुना नहीं। देखिए, जो सरपंच संतोष देशमुख जिसकी हत्या हुई वो भी बीजेपी का ही स्थानीय नेता बताया जा रहा है, लेकिन 9 दिसंबर को हत्या हो जाने के बावजूद कुछ होता नहीं है। और अब जबकि विपक्ष हमलावर है तो कैसे आदित्य ठाकरे की तरफ से घेराबंदी सरकार की और निशाने पर सीधे देवेंद्र फडणवीस को लिया जा रहा है। सुनिए। सिर्फ रेजिग्नेशन से बात बनती नहीं है, ये सरकार बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में पिछले कई सालों में 2.5-3 सालों में जो कायदा सुव्यवस्था कानून की परिस्थिति बनी है बहुत ही खराब है, बहुत ही भयानक है। कभी कोई बस में रेप होता है और राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि ये सब शांत थी वो महिला, तो इसलिए कुछ हो सका नहीं, कुछ एक्शन हो सकी नहीं। कैसी बात है, कैसा न्याय है, कैसा कानून है? अगर कोई एक्शन अभी आज ना ले, पूरी सरकार बर्खास्त ना हो, तो ये महाराष्ट्र में कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाला है, कौन रहने वाला है, कौन सी महिला या कौन सा पुरुष सुरक्षित है? ये हम सारे नागरिकों का विषय है, ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है। आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे। विपक्ष हमलावर है, निशाने पर सीधे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार को ले रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, ये बात तो अब लग रहा है कि यहां पर रुकेगी नहीं बल्कि आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके के तेवर विपक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। वैभव, जी बिल्कुल, देखा गया तो ये स्ट्रैटेजी का एक भाग है। कोई भी विपक्ष है एक इस्तीफे पर रुकेगा नहीं, इसके आगे की स्ट्रैटेजी उनकी तय हो चुकी है। अब कुछ ही समय पहले आदित्य ठाकरे ने जो बयान दिया है कि हमें धनंजय मुंडे के इस्तीफे की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा चाहिए। देखो, अब धनंजय मुंडे के इस्तीफा होने के बाद अब मोर्चा है विपक्ष पार्टी का, वो अब सीएम के इस्तीफे तक पहुँच गया है, ताकि धनंजय मुंडे के जो पूरे मामले में सीएम ने जिस प्रकार से नरमाई की भूमिका ली थी, 3 महीने से जो फोटो छिपे हुए थे या आज बाहर कैसे आए, धनंजय मुंडे का इस्तीफा इतनी देरी से क्यों हुआ,
कई सारे सवाल यहाँ पे विपक्ष पार्टी है वो लगातार यहाँ पे मौजूद कर रही है। और देखा गया तो इसके बाद माणिकराव कोकाटे जो एनसीपी के ही मंत्री है, उनको जिला सत्र न्यायालय ने 2 साल की सजा सुनाई है। देखो, विधानसभा कानून ये है कि 2 साल की सजा होने के बाद विधायक पद का इस्तीफा देना होता है। तो अब ये इस्तीफा देना पड़ेगा, ये भी इसके ऊपर कहीं अटकलें चल रही है। अब माणिकराव कोकाटे है वो ऊपर के न्यायालय में गए हैं, उधर वहाँ पे उन्होंने बातचीत चल रही है कि वहाँ से उनको कैसी राहत मिली जाए। तो ये सब बातें हैं। तो धनंजय मुंडे के इस्तीफे के बाद अब माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा, फिर आदित्य ठाकरे ये बात करें कि यहाँ पे राष्ट्रपति राजवट चली जाए, क्योंकि कई सारे बलात्कार के, रेप के मामले सामने आ रहे हैं। यानी विपक्ष पार्टी है वो लगातार अपना मोर्चा है वो अलग अलग तरीके से बढ़ा रहा है, और जो सत्ताधारी पार्टी है उनको पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। देखो, पहली बात तो यह है कि धनंजय मुंडे का इस्तीफा इसके पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अजित पवार ने पहले कहा था कि धनंजय मुंडे ने अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन धनंजय मुंडे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसीलिए ये जो फोटो है वो अपने आप तो वायरल नहीं हुए हैं, किसी की स्ट्रैटेजी रही मीडिया तक पहुंचाने की। जो चार्जशीट है, कोई आम आदमी जाएगा तो वो चार्जशीट मिलेगी नहीं। तो ये पूरी तरह से जो मामला है कहीं ना कहीं अंदरूनी मामला ही नजर आ रहा है, और अंदरूनी मामले की वजह से देखो शिंदे फडणवीस के बीच भी कोल्ड वॉर चल रहा है। तो इसका फायदा भी विपक्ष पार्टी लगातार ले रही है। विपक्ष पार्टी की संख्या बहुत कम है महाराष्ट्र में, 232 की संख्या है पूरी तरह से, और 46 पूरी तरह से विधायक है विपक्ष पार्टी के हैं। यानी 46 होने के बावजूद भी जब सत्ताधारी हावी होते हैं, लेकिन सत्ताधारी में ही अंदरूनी मामला चल रहा है। इसी का फायदा अब जो कम संख्या में विधायक है उनको होते हुए नजर आ रहा है, और इसी की बदौलत और इसीलिए बैकफुट पर फिलहाल देवेंद्र फडणवीस सरकार महाराष्ट्र में नजर आ रही है। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। आगे बढ़ रहे हैं, जरा हम इस वक्त रुक कर लेते हैं बिहार का। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं बिहार में इस साल के अंत में अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट कल ही पेश किया है, लेकिन नीतीश सरकार के बजट को लेकर विपक्ष में जबरदस्त नाराजगी है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं बजट में बिहार के लिए कुछ नहीं, बजट में बिहार की जनता को कुछ नहीं दिया। झुंझुना बिहार की जनता के हाथ में थमा दिया गया, लॉलीपॉप बिहार की जनता को दे दी गई। और देखिए, कुछ इसी अंदाज में वो झुंझुने और लॉलीपॉप हाथ में पकड़कर आज बिहार विधानसभा में पहुंच रहे हैं विपक्ष के नेता। सुनाइए जरा क्या कह रहे हैं। हाँ, करो। निशाद भी हटिए ना, खाते रहिए लॉलीपॉप। क्या रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी एक तरफ हाथ में झुंझुना थमा दिए। विजुअल कर लो, विजुअल कर। सुन रहे हैं किस तरीके से विपक्ष के विधायकों की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब बजट में कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ झुंझुना और ये लॉलीपॉप जो बिहार की जनता को दी है। बिहार की जनता के लिए कोई दूरदर्शिता विकास के मद्देनजर इस बजट में नजर नहीं आ रही है। बिहार विधानसभा में कल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश किया था, और अब उसी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी विधायक लॉलीपॉप झुंझुना लेकर बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं। कल बिहार का बजट आया है, लेकिन आरजेडी इससे खुश नहीं है। आरजेडी की तरफ से जो मांगे की गई थी उसको बजट में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए देखिए, आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, आज यहाँ पर पहुंचे हैं और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में लॉलीपॉप है, झुंझुना है। देखिए, बिल्कुल अब झुंझुना और लॉलीपॉप थमा दिया गया बिहार के बजट में। बिहार के महिलाओं के कल्याण के लिए ना तो उनके खाते में 2500 रुपया दिया गया, ना सिलेंडर का दाम कम किया गया, ना पेट्रोल डीजल पर दाम कम किया गया, और न ही वृद्धा पेंशन का राशि बढ़ाया गया। 400 से बढ़ा करके 1500 किया जाना था। कहाँ हुआ? क्या महिलाओं की, गरीब महिलाओं की अनदेखी हुई? बिल्कुल अनदेखी हुआ है। खोदा पहाड़ निकली चुईया। लेकिन सर, सत्ता पक्ष का तो कहना है कि बजट ऐसा है जिसका हर वर्ग स्वागत कर रहा है। अरे कोई नहीं स्वागत कर रहा है। नीतीश कुमार जी कल क्या इशारा कर रहे थे? ये झुंझुना और लॉलीपॉप जो लेके आए, इसका क्या मैसेज है? देखिए, बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिहार के लोगों को ठगा गया है, झुंझुना थमा दिया गया। देखिए, लॉलीपॉप है, हवाई बजट है। बिल्कुल। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। शशांक, ये विधानसभा के बाहर झुंझुने और लॉलीपॉप के साथ जिस तरीके से मुकेश रोशन नजर आ रहे हैं, कुल मिलाकर बजट को लेकर ही सरकार की घेराबंदी की क्या तैयारी विपक्ष की, उसी की एक बानगी दिखा दी इन्होंने। जी बिल्कुल, देखिए बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। कल ही बजट पेश हुआ, लेकिन आज सुबह से ही आरजेडी
वाम दल के विधायक, कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं बैनर पोस्टर लेकर। इसी बीच मुकेश रोशन जो है हाथों में झुनझुना लेकर पहुंचे, मुंह में लॉलीपॉप रखे हुए। उनके साफ तौर से कहना है कि गरीब महिलाओं की अनदेखी हुई, हमारी मांगों को नहीं सुना गया। महागठबंधन के तमाम विधायक एक सुर में यही कह रहे हैं कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपया हर महीने देने का ऐलान आखिर नीतीश सरकार ने कल बजट में क्यों नहीं किया? क्यों नहीं ऐलान किया गया कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा? क्यों नहीं 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया? सो बिहार की जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ। तो इसी मुद्दे पर लगातार घेराबंदी सदन के बाहर महागठबंधन विधायकों ने की है। विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई और सदन के अंदर भी आज ये मुद्दा जोर शोर से उठने वाला है। जी बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वो तमाम मुद्दे जो आरजेडी कल तक बिहार का बजट आने से पहले तक उठा रही थी और मांग कर रही थी कि इस बजट में सरकार गरीब महिलाओं के लिए 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन की जो मियाद है, वो राशि है, उसको बढ़ाए और साथ ही बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त करने की बात, सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात, जो आरजेडी की तरफ से कल तमाम मांगे की जा रही थी, वो बजट में कोई भी पूरा नहीं हुआ। इसी को लेकर आरजेडी का आज ये प्रदर्शन, हाथ में झुंझुना और लॉलीपॉप लेकर आरजेडी के विधायक नजर आ रहे हैं कि बजट खोखला है। टीम इंडिया अभी तक अपने सारे मैचेस जीती है और आज भी जीत के उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। देखिए टीम इंडिया जो है वो सेमीफाइनल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए भी उतरेगी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में आपको याद है ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा था। आईसीसी टूर्नामेंट की अगर बात करें तो पिछले 14 साल में टीम इंडिया वनडे मुकाबलों में एक भी नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाई है और आज उस सिलसिले को भी तोड़ने का ये मौका टीम इंडिया के पास है। आज सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया में बदलाव की उम्मीद कम ही है। आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारत 4 स्पिनर्स के साथ ही उतर सकता है, तो रणनीति में कोई तब्दीली होगी नहीं। ये विनिंग फॉर्मूला है और इसी सेट फॉर्मूले के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। अब से कुछ ही घंटों के बाद दुबई में दोपहर 2:30 बजे से मुकाबला दुनिया की 2 बेहतरीन टीम्स आमने सामने होंगी। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया कंगारुओं को शिकस्त देने के लिए उतरेगी और ये जीत जरूरी इसलिए भी क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम सीधे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एंटर कर जाएगी। ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के मुकाबला तकरीबन हर बार रोमांच से भरा होता है और इस मुकाबले को लेकर करोड़ों क्रिकेट फैंस बेहद उत्साहित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिकेट फैंस दुआएं मांग रहे हैं, टीम इंडिया की जीत की कामना कर रहे हैं। हवन पूजन का सिलसिला चल रहा है, तस्वीरें आपके सामने। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आज के सेमीफाइनल में टीम इंडिया को मजबूत बताया है और दूसरी तरफ टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर दीपदास गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया को हल्के में ना लेने की बात कही है। भारत पिछला T20 वर्ल्ड कप जीता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल खेला है। भारत व्हाइट बॉल में बहुत मजबूत टीम है, कोई भी ऑपोजिशन आ जाए बहुत मजबूत टीम, कोई भी हो सबको हरा के ही जीते हैं, तो आगे भी सबको हराने का क्षमता रखता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनको पता है कि आईसीसी कैसे खेला जाता है, आईसीसी टूर्नामेंट्स और आईसीसी के नॉकआउट टूर्नामेंट्स कैसे खेला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। इट्स नॉट अबाउट स्किल, वहाँ पे फिर टेम्परामेंट, माइंडसेट वगैरह आ जाता है और वो मेरे ख्याल से जितना बेहतर ऑस्ट्रेलिया को पता है, जो पेडिग्री है, शायद दूसरों को उतना नहीं। तो वही सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और बीजेपी विधायक हैं रिवाबा जडेजा, वो क्या कह रही हैं, जरा वो सुनिए। इंडिया पाकिस्तान के बाद जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राइवलरी होती है क्रिकेट में, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया है एंड वी आर विटनेस फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो एक मैच है वो बहुत ही रोमांचक मैच रहता है एंड मुझे नहीं लेकिन पूरे भारत में जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये विश्वास है आज कि हम डेफिनेटली ये जो है सेमीफाइनल का जो हर्डल है वो क्रॉस करेंगे एंड विल गोना विन दिस मैच एंड गुड लक टू टीम इंडिया एंड क्रिकेट लवर्स फ्रॉम एंटायर वर्ल्ड एंड होप कि बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम ये मैच जीते। वही चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो 2023 में हुए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था, याद है ना आपको, और यही वजह कि सेमीफाइनल में भारत की जीत को लेकर आज सुबह से ही क्रिकेट फैंस अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी के मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की जीत के लिए भगवान शिव का
दुग्धाभिषेक कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर वाराणसी से ही है। भारतीय टीम की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने हवन पूजन और विशेष अनुष्ठान किया है। टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना की। देखिए किस तरीके से जो फैंस हैं वो दुआ करते हुए, प्रार्थना करते हुए, हवन पूजन करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला कड़ा है। दोनों ही टीम्स क्रिकेट के मैदान की दिग्गज मानी जाती हैं और जब भी आमना सामना भारत और ऑस्ट्रेलिया का होता है तो फिर क्रिकेट का एक रोमांचक मुकाबला नजरों के सामने होता है। और ऐसे में उस आज के रोमांच में पलड़ा टीम इंडिया का ही भारी हो, यही हर भारतीय क्रिकेट फैन की दिल की दुआ है। देखिए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये ओडीआई मुकाबलों की अगर बात की जाए तो कुल 151 मैचेस दोनों देशों के बीच खेले गए हैं। भारत 57 और ऑस्ट्रेलिया 80 में जीत दर्ज की है। तो ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वहीं अगर आईसीसी के ओडीआई टूर्नामेंट्स की बात की जाए तो कुल 24 मुकाबले, जिसमें भारत को 11 में और ऑस्ट्रेलिया को 12 मुकाबलों में जीत मिली है। कुल मिलाकर मामला बेहद करीबी और बराबरी का एक तरीके से, और इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके हिसाब से भी कुछ भी आकलन करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पिछले 5 मैचेस के नतीजे अगर आप देखें तो 5 मैचों में 3 ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 भारत ने जीते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को बार बार 2023 वो वर्ल्ड कप वाला भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला याद आता है, जब उस टूर्नामेंट में लगातार टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार थी, सारे मुकाबले जीत रही थी, लेकिन फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया के हाथ मात। आगे बढ़ रहे हैं। इस मुकाबले से ठीक पहले कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद की वो टिप्पणी, जिसके बाद रोहित शर्मा के करोड़ों फैंस गुस्से में आ गए। देश के कई उभरते खिलाड़ी और क्रिकेट प्रेमी हिटमैन की फिटनेस को लेकर की गई टिप्पणी पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। रोहित शर्मा कैसे खिलाड़ी आपको लगते हैं? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरा वो सबसे फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और लोग तो बहुत कुछ बोलते ही है, क्योंकि जो ऑन फील्ड पे रहता है उन्हीं को मालूम रहता है कि कहते फील्ड को किस तरह से हैंडल करना है, प्लेयर को किस तरह से हैंडल करना है। जी, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं उनका रोल मॉडल मानता हूं। एंड वो जब तक इंडिया के लिए रन्स कर रहे हैं उनको खेलना चाहिए। बाहरी के लोग जो कह रहे हैं उनको न्यायदान देते हुए वो अपने करियर पे फोकस करें। रोहित शर्मा को मोटे बोलते हैं, पहली बात तो उनको बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो उस जगह खेल नहीं गए हैं। रोहित शर्मा जितनी फिटनेस तो किसी के पास भी नहीं है जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की है। आपको कभी लगता है कि वो फील्ड पे जब होते हैं तो क्या लगता है कि वो फिट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया को बहुत सारे टाइटल्स जीता है, इंडिया को 16 साल 18 साल सर्विस दी है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क उठाना ये अपने आप में एक सवाल है। और सबकी अपनी अपनी अलग फील्ड है। पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो अपने पॉलिटिक्स में अपने काम करें, जो स्पोर्ट्स की फील्ड है उसके अंदर स्पोर्ट्स वाले अपना काम करें। तो एक दूसरे को इंटरफेयर करने का इट डजंट मेक एनी सेंस। और देखिए, सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली के उभरते क्रिकेटर्स ने भी रोहित शर्मा का खुले दिल से समर्थन किया। दिल्ली के तालकटोरा क्रिकेट स्टेडियम में खेल रहे क्रिकेटर्स ने इस बारे में अपनी क्या राय रखी, वो सुनिए। रोहित शर्मा अपने हर एक चीज़ सोच समझ के और कैप्टनसी भी अपने दिमाग से करते हैं। बोलने वाले बोलते रहेंगे, अब उनको मैचेस के बारे में पता हो तब ना। अब पहले वो बोले, पहले देखें, फिर उसके बाद पहले एक बार देखेंगे तब जाके पता चलेगा ना कि रोहित शर्मा है क्या। उनको पता भी नहीं होगा उनका फेवरेट शॉट क्या है, पुल शॉट। अच्छा ये बताइए, जब रोहित शर्मा नहीं कह रहे कि मैं मोटा हूँ, ठीक है, मोटा होने के बाद भी वो इतने फिट हैं कि उनके कैचेस भी देख लो आप, ठीक है, डाइव लगाते हुए बहुत अच्छे कैचेस करते हैं। सर मेरे हिसाब से तो मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मैंने जितने मैचेस में रोहित शर्मा को खेलते हुए देखा है, रोहित शर्मा अंदर फील्डिंग करते हैं। अंदर का मतलब है 30 यार्ड में फील्डिंग करते हैं, तो 30 यार्ड के हिसाब से उनकी फील्डिंग बेस्ट है। मैं ज़्यादातर वो कैचेस वगैरह ड्रॉप नहीं करते हैं। सर मेरे हिसाब से बाहर से बोलना और अंदर से खेलना दोनों बहुत मुश्किल काम है। बाहर से बोलने को कोई भी बोल सकता है, अंदर से खेलने को कोई नहीं खेल सकता है। अगर वो अनफिट होते हैं तो इतने ऊपर लेवल में खेल रहे हैं, उनको कैप्टन नहीं बना जाता। और अगर वो अपने बैट से अगर वो रन बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके मतलब उसे ये नहीं मानता कि वो अनफिट है। अगर अनफिट भी होते, अगर फिट होते और रन नहीं बना रहे तो मानते। अगर अनफिट है तब भी रन खेल रहे, सब कुछ कर रहे, तो इससे कुछ बोल नहीं सकते।
और भोपाल के उभरते क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना क्रिकेटिंग आइडल मानते हैं और उनके समर्थन में खड़े हो गए। सुनिए। नहीं, रोहित बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, हमारे भारतीय टीम का भी कप्तान है, तो अनफिट प्लेयर को तो हम कप्तान बनाएंगे नहीं। बहुत ही अच्छे कैप्टन है हमारे रोहित शर्मा और बिल्कुल फिट प्लेयर है। उनकी फील्डिंग एफर्ट्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक 17 साल के लड़के की तरह फील्डिंग करते हैं वो। तो अगर आप रन बना रहे हैं कंसिस्टेंटली तो नॉर्मली आपकी टीम में जगह तो बननी है, और वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, रन भी बनाते हैं। फिटनेस ठीक है बट इतनी कोई ज़्यादा मोटे नहीं है, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा बिल्कुल। एक दो मैचों में इंसान नहीं चलता तो उसका ये मतलब थोड़ी कि अनफिट होता है। उनने कई मैच जीता है अपने तरीके से, और जो उनके स्कोर है आज तक किसी ने बनाए नहीं है। 2024 का भी वर्ल्ड कप उठाया उनने, जब किसी की आवाज़ नहीं निकली। अगर 2-4 मैचों में रोहित शर्मा रन नहीं मारता तो सबकी आवाज़ें आ जाती हैं कि साहब रन नहीं कर रहा। अरे अगर रन नहीं कर रहा किसी कारण वो, तो टीम को साथ लेके तो चल रहा है। ये वही रोहित शर्मा है जिसने इंदौर में दोहरा शतक किया, ये वही रोहित शर्मा है जिसने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोहरा शतक किया, ये वही रोहित शर्मा है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोहरा शतक किया। ये रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है। बदन है उसका, मोटापन आ गया है, ये तो बदन है, लेकिन उसका खेल आज भी वही है। तो देखिए किस तरीके से क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो रोहित शर्मा के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखते हुए, लेकिन ये पूरा का पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ ये समझिए। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है। I've played this game for a long time now and I understand what is required of me. वनडे क्रिकेट में 11,000 रन बनाने वाला दूसरा सबसे तेज बल्लेबाज। It's a moment of history for Rohit Sharma. First batsman to score 2 double hundreds in ODI cricket. वनडे में 300 छक्के जड़कर दुनिया के दूसरे ओपनर का खिताब अपने नाम हासिल करने वाला बल्लेबाज। There he does. Over the top. Clears the field. He really is some player. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, जिनके नाम के साथ सबसे सफल कप्तान की उपमा जोड़ी जाती है। क्या रोहित का ऐसा लगता है कि उसको अपनी क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन उसको अपनी लिमिटेशन पता है और उस लिमिटेशन में उससे बेहतर कोई नहीं है। फिटनेस ठीक नहीं होती तो शायद वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होते, और वो तो कप्तान है। तो भारतीय टीम में आने के लिए फिटनेस आपको कई लेवल हैं जो पास करने पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पे उन्होंने किए हैं, वो तभी टीम का हिस्सा है। वो कप्तान जिसने हिंदुस्तान को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवाकर विश्व विजेता बनाया। From Barbados to India, we were made to feel like champions. जिस टीम और उसके कप्तान का सम्मान देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। शानदार अपने टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है। जो नाम देश का मान है वो कप्तान कांग्रेस की एक प्रवक्ता की आंख में इतना खटका कि मोहतरमा ने सिर्फ टिप्पणी नहीं की बल्कि टीम इंडिया के सबसे खराब कप्तान के तौर पर गिनती करवा दी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद का ये पोस्ट देखिए जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की शानदार जीत के बाद किया था। शमा ने एक्स पर लिखा, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के तौर पर मोटे हैं, उन्हें अपना वजन कम करने की जरूरत है, और रोहित टीम इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा निराश करने वाले कप्तान हैं। शमा ने लिखा कि रोहित एक औसत कप्तान है जिनका खेल भी औसत किस्म का है और वो किस्मत से टीम इंडिया के कप्तान बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये पोस्ट विवादित था और विवाद हुआ भी। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत बयान है और एक किसी का सेहत के बारे में हम बोल सकते हैं, सेहत के बारे में मैंने बोला, उसमें क्या है। बीजेपी ने कांग्रेस प्रवक्ता की पोस्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी फ्रीलांसर बकवास बहादुरों का बसेरा बन जाए तो इसी तरह से बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी, बिना मांगी सलाह दिखाई पड़ेगी। आप जो है वो आपको ABCD मालूम नहीं, खेल के बारे में जानकारी नहीं,
और आप बहुत बड़े खेल के 30 मार्का बनना चाहते हैं, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। हमारे देश पे हमला करते करते, संस्थाओं पे हमला करते करते अब उन्होंने देश की स्पोर्ट्स के ऊपर भी हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पोस्ट तो कर दिया था, लेकिन उनकी पार्टी ने बयान से किनारा कर लिया। मेरा पर्सनल मत और मेरे पार्टी का भी मत अगर पूछा जाए तो इस तरह से किसी को भी बॉडी शेमिंग करना, ये हम उसको मान्यता देंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि इस तरह से हमारे जो देश के लिए जो खेलता है उसी खिलाड़ी के लिए इस तरह से बात करना, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद सोशल मीडिया से कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन जब उनसे बयान पर सवाल हुए तो उनका जवाब और भी ज्यादा निराशाजनक था। मैं किसी को अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। शमा मोहम्मद, अगर आपको अपने बयान पर इतना ही भरोसा था कि आपने जो कहा वो सही कहा, तो पोस्ट डिलीट क्यों किया? और जब डिलीट कर दिया तो उसे सही ठहराने की कोशिश क्यों कर रही हैं आप? वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्शन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगजेब की तारीफ के बाद अबू आजमी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अबू आजमी को निलंबित किया जा सकता है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अबू आजमी का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठा है। विधानसभा के बाहर अबू आजमी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन विधायकों की तरफ से ही किया गया, और ऐसे में अबू आजमी को निलंबित किया जा सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अबू आजमी के खिलाफ निलंबन वाली कार्रवाई की जा सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया था, और उसी को लेकर अबू आजमी सियासी तौर पर अब घिर गए हैं। विधानसभा के बाहर अबू आजमी के खिलाफ ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जो आज एकनाथ शिंदे गुट के विधायक वो करते हुए नजर आए। बीजेपी विधायक भी यहां पर उनका साथ देते हुए नजर आए, और ऐसे में अब अबू आजमी की मुश्किलें और बढ़ती हुई अबू आजमी को निलंबित किया जा सकता है सदन से, ये जानकारी मिल रही है। अबू आजमी पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। अबू आजमी का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में उठा है। विधानसभा के बाहर तो पहले ही आज जमकर प्रदर्शन हुआ था। अबू आजमी के पोस्टर्स पर जूते चप्पल विधायकों ने बरसाए। तस्वीरें भी आपके सामने, कुछ पोस्टर्स में अबू आजमी को औरंगजेब की तरह दिखाया गया, वो भी यहाँ इन तस्वीरों में आप देखेंगे। सब कुछ महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में हुआ है। अबू आजमी का मुद्दा अब महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर भी बताया जा रहा है, उठ रहा है, और ऐसे में अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जा सकता है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। औरंगजेब को लेकर जिस तरीके की तारीफ अबू आजमी ने की, उसी के बाद ये मामला सियासी तौर पर गर्मा गया। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर कहा कि औरंगजेब जो है वो तो हिंदुओं के लिए अच्छा राजा था, ये अबू आजमी की तरफ से कहा गया। और साथ ही अबू आजमी ने कहा कि साहब हिंदू और मुसलमान हर मुद्दे में नहीं ढूंढना चाहिए। तो जिस तरीके से अबू आजमी की तरफ से औरंगजेब की तारीफ की गई, उसके बाद विरोध अबू आजमी का हर तरफ से किया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री प्रदेश के, सुनते हैं। या ठिकाणी अबू आजमीने गायलं, खरं म्हणजे अबू आजमीचा निषेध करायला पाहिजे, अबू आजमीचा धिक्कार करतो। अबू आजमी या ठिकाणी धिक्कार करत असताना या ठिकाणी थांबा ना, आणि म्हणून अबू आजमीनी यापूर्वी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल अतिशय चुकीचं वक्तव्य केलं होतं, आणि म्हणून त्यावेळी देखील वारंवार अबू आजमी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराजांचा जाणीवपूर्वक अपमान करतो। हा खरं म्हणजे छत्रपती संभाजी महाराजांनी देशासाठी बलिदान केलं, आपला प्राणांचं बलिदान केलं, पण धर्म बदलला नाही। अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये।
आणि म्हणून जमकर बरसते हुए अबू आजमी पर कह रहे हैं अबू आजमी देशद्रोही है। अबू आजमी ने अपने बयान से अपमान किया है शिवाजी महाराज का, संभाजी का, और ऐसे में अबू आजमी को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस सदन में बैठे। अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। ये तमाम बातें यहाँ पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से कही जा रही हैं। अबू आजमी देशद्रोही है, अबू आजमी पर देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। अबू आजमी को कोई अधिकार नहीं है यहाँ विधानसभा में बैठने का। धर्म बदला म्हणून सांगितलं अशा औरंगाचं या ठिकाणी गोडवे गाणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रपुरुषाचा अपमान आहे, आपल्या देशभक्तीचा अपमान आहे। आणि म्हणून मी एवढं सांगतो, देश धर्म पर मिटने वाला, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था, एक ही शंभू राजा था। अरे या शंभू राजाने 9 वर्षामध्ये 9 वर्षात 69 लढाया जिंकल्या, 69 लढाया। अरे लाज वाटली पाहिजे हे पाणी बोलायला। आणि तुम्ही या ठिकाणी 69 लढाया जिंकल्या आणि या औरंगजेबाने आपली मंदिरं तोडली, मंदिरं तोडून टाकली, आया बहिणींचा अत्याचार केला, आया बहिणींचे बलात्कार झाले। आणि असा हा माणूस, हा औरंगजेब, या औरंगजेबचं बापाला कैद केलं, मुलाला मारून टाकलं, 27 लोकांना मारलं, हा क्रूर कर्म। आणि म्हणून याला निलंबित झालं पाहिजे, याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, अबू आजमी निलंबित झाला पाहिजे आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। साहेब भास्करला देऊ का? भास्कर जाधव मग त्याला देऊ। तो ये महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर जोरदार हंगामा हो रहा है, जय शिवाजी के नारे गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। अबू आजमी के बयान को लेकर जबरदस्त नाराजगी यहां पर सत्ता पक्ष की तरफ से एकनाथ शिंदे की तरफ से मांग कर दी गई है, अबू आजमी को निलंबित किया जाए। अबू आजमी देशद्रोही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब, और वैभव परब के साथ मुझे बताया जा रहा है कोई खास मेहमान मौजूद है। कौन है आपके साथ वैभव परब? रुमाना मेरे साथ है इस वक्त शिवसेना के मंत्री संजय जी शिरसाट। कल से एकनाथ शिंदे को लेकर, एकनाथ शिंदे से लेकर नेताओं तक सभी ने अबू आजमी का निषेध किया है, हर पुलिस स्टेशन में जाके मामला दर्ज किया है। हम शिरसाट साहब से बात करके जानना चाहेंगे क्या निलंबन की कार्रवाई आपके लिए काफ़ी है? निलंबन की कार्रवाई काफ़ी नहीं है, इनको तो जेल में डालना चाहिए। किसकी तारीफ करते हो? औरंगजेब की, जिन्होंने संभाजी महाराज के आंखों में गरम सलिया डाल के उसकी आंखें निकाली, जिन्होंने नाखून निकाले, और सिर्फ इसलिए कि तू मुस्लिम बन, मेरी बेटी तेरे को देता हूँ। इतना क्रूर राजा, उसकी तारीफ करने वाले ये औरंगजेब की बिछड़ी हुई औलाद है। सरकार तो आप हो ना, तो आप क्या मांगते? तो हमने अभी सब तरफ कुछ उनकी कंप्लेंट दर्ज की है, पुलिस उनकी कार्रवाई करेगी और शायद उनको जेल में जाना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में ऐसा क्यों हो रहा है लगातार कि कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान, कभी औरंगजेब की तारीफ? क्या इसके लिए कोई अलग कानून बनाना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कोई महापुरुषों की बदनामी तो ना करें? देखो, शिवाजी महाराज की बात अलग है, लेकिन औरंगजेब जैसे सरीके राजा, जो क्रूर राजा जिसका कहा जाता है, उसके बारे में इसलिए बात करते हैं